Hello dear students, now we'll start with the chapter 9, that is depository system. Before that I would like to say that the chapter number 6, 7 and 8 we have skipped, that was related with the correspondence with shareholders, correspondence with debenture holders and correspondence with depositories. तो ये तीन चैप्टर अपन ने स्किप कर दी है. We'll take it at the last after completion of the 12th chapter. Then we'll go with the correspondence chapter. At last we'll take that three chapters which we have skipped at present. So now with the chapter number 9, that is the depository system. Depository system, we'll learn what is meant by depository system, then importance of depository system, then benefits of depository system, then constituents of depository system, then concept terms related to depository system, and at last depositories in India, that is NSDL and CDSL. And in between the topic functioning of depository system, this total topic we are going to skip because it is not included for the current session 2020 and 21. So in that, functioning of depository system, demat process in case of IPO, in case of transfer, off market, market, so this topic we are going to skip because it is not included in 2020 and 21 syllabus. Introduction to depository system. We know that securities, it can be held in two modes, either in physical form or in an electronic form, which is also known as the dematerialized. Physical mode of holding securities, it means that securities which are held in the form of पेपर सर्टिफिकेट्स. पेपर सर्टिफिकेट में अपन जो सिक्योरिटीज हेल्ड करते हैं उसको बोलते हैं अपन फिजिकल मोड और मैनुअल. मैनुअल जस्ट फॉर एग्जांपल आपने जो टीसी सबमिट किए होंगे, टीसी क्या है, अपने पेपर फॉर्म में है. फिर आपकी मार्कशीट वो पेपर फॉर्म में है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो पेपर फॉर्म में रहता है, डोमिशियल सर्टिफिकेट वो पेपर फॉर्म में रहता है, कास्ट सर्टिफिकेट वो पेपर फॉर्म में रहता है. तो उसको बोलते हैं अपन फिजिकल मोड. अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या रहते हैं? एक तो रिस्क रहता है. रिस्क किस बात का रहता है कि अपनी जो सर्टिफिकेट्स रहते हैं वो कभी भी लॉस्ट हो सकती है, डैमेज हो सकती है, फट सकती है, या फिर चोरी हो सकती है, या मिसप्लेस हो सकती है. तो इसके ये रिस्क इन्वॉल्व रहते हैं उसमें. फिर एफर्ट्स इन डुप्लीकेटिंग. तो बहुत बार कैसे आपने अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट घूम गई तो क्या होगा, अपने को डुप्लीकेट लगेगी. तो डुप्लीकेट अपने को सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने के लिए अब वो कैसा रहता है, इट इन्वॉल्व्स टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट्स एज वेल एज मनी ऑल्सो. तो आपको कोई चार्जेस लगेंगे, फिर उसके बाद में आपको एप्लीकेशन भर के देना पड़ेगा, उसके बाद फिर जाके आपको दूसरी डुप्लीकेट सर्टिफिकेट आपको मिलेंगी. तो ये कैसा रहता है, टाइम कंज्यूमिंग रहता है और इस साथ साथ इसमें एफर्ट्स भी लगते हैं और पैसे भी जाते हैं. फिर उसके बाद में डिले इन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़. जब भी अपन अलॉटमेंट करते हैं न्यू सिक्योरिटीज़ की तो उसके लिए अपने को लॉन्गर पीरियड लगता है इन केस ऑफ फिजिकल मोड. क्योंकि क्या करते हैं अपन, सबसे पहले मीटिंग हेल्ड करेंगे, फिर जो भी सिक्योरिटीज़ रहेंगी वो अलॉट करेंगे, अलॉट करने के बाद अलॉटमेंट लेटर सेंड करते हैं, उसके बाद अलॉटमेंट मनी रिसीव होता है, उसके बाद जाके फिर अपन उनको सर्टिफिकेट सेंड करते हैं. तो ये कैसे लॉन्ग प्रोसीजर होती है इन केस ऑफ फिजिकल फॉर्म. फिर उसके बाद डिले इन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज़. वैसे ही अगर आप कोई शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हो और एट द टाइम ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज ऑल्सो इट विल टेक द मोर टाइम लॉन्गर पीरियड. क्योंकि यहाँ पे फिर से वही प्रोसीजर रहती है कि आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है, फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर फिलअप करना पड़ता है, फिर स्टैम्प ड्यूटी, फिर सारे डॉक्यूमेंट्स सेंड करना पड़ता है, उसको स्क्रूटिनाइज होता है, तब जाके फिर ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन प्रोसीजर होती है. तो जनरली इट विल टेक मोर टाइम. देन लास्ट, रिस्क ऑफ बैड डिलीवरी. बहुत बार क्या होता है कि जो अपने सर्टिफिकेट्स डिलीवर होते हैं वो या तो बुरे हालत में रहते हैं, फटे हुए रहेंगे, या तो फिर फेक सर्टिफिकेट, इलीगल कॉपी भी आपको मिल सकती है अगर आप फिजिकल फॉर्म में होल्ड करते हो. तो देन सो दैट इट मे क्रिएट द प्रॉब्लम्स इन केस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज. तो ये सारे डिसएडवांटेजेस रहते हैं फॉर होल्डिंग द सिक्योरिटीज इन द फिजिकल फॉर्म. देन सेकेंड, इट इज इलेक्ट्रॉनिक और डीमटेरियलाइज्ड मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज. तो it means that the securities which are held in the electronic or dematerialized form. Now the meaning of depository system. अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. अपन ने देखे है कि डिपॉजिट सिस्टम यानी क्या रहता है, जहाँ पे आप सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हेल्ड करते हो. देन इनके द ट्रांसफर एंड द सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज आर डन इलेक्ट्रॉनिकली. ऑब्वियसली अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज हेल्ड करोगे तो जो भी आपकी जब भी आप शेयर्स ट्रांसफर करोगे या जो भी सिक्योरिटीज ट्रांसफर करोगे वो इट हैज़ बिन डन इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. ट्रांसफ़र, सेटलमेंट जो भी होता है वो सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है.
फिर उसके बाद में द डिपॉजिटरी सिस्टम मेंटेन्स द अकाउंट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। अब डिपॉजिटरी सिस्टम का मेन बेनिफिट क्या रहता है कि जो शेयर होल्डर्स रहते हैं उनके अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करके रखते हैं। देन इट एनेबल्स द ट्रांसफ़र, जब भी शेयर्स ट्रांसफ़र करना रहा, किसी और को बेचना रहा, परचेस करना रहा, तो इट एनेबल्स द ट्रांसफ़र इन केस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। ऑल्सो इट कलेक्ट्स द डिविडेंड्स बोनस शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स, में शेयर होल्डर्स के बिहाफ में ट्रांसफ़र प्रोसीजर एनेबल करते हैं, फिर डिविडेंड कलेक्ट करते हैं, बोनस शेयर्स कलेक्ट करेंगे और ये ऑटोमेटिकली शेयर होल्डर्स के डीमैट अकाउंट में ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाती है। Then this system, therefore this system is also called as the scriptless trading system. Scriptless trading system means पेपरलेस ट्रेडिंग सिस्टम, जिसमें अपने को मैन्युअली कुछ भी हेल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पेपर वर्क यहाँ पे पूरा मिनिमाइज हो जाता है। मीन्स आपको सर्टिफिकेट जो रहती है, शेयर सर्टिफिकेट या फिर अदर सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स, सारे आपको पेपर फॉर्म में मेंटेन करके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाते हैं। Then, in India, the depository system was introduced by passing the Depository Act in 1996. अब इंडिया में डिपॉजिटरी एक्ट कब पास हुआ था? 1996 में। उसके पहले सारी चीज़ें मैन्युअली होती थी, पेपर वर्क था, लेकिन एक्ट 1996 में पास होने के बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में अपन सारी की सारी सिक्योरिटीज हेल्ड करने लग गए। मीन्स डिपॉजिट सिस्टम इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय पासिंग द डिपॉजिटरी एक्ट इन 1996. अंडर दिस एक्ट ए कॉम्पिटेटिव मल्टी डिपॉजिटरी system consisting of two depositories, that is NSDL, National Security Depository Limited, and CDSL, that is Central Depository Service Limited was set up. मीन्स ये सिस्टम के तहत दो डिपॉजिटरीज इंडिया में लॉन्च हुई थी, ऑर्गेनाइजेशन थी लॉन्च हुई थी, जो थी NSDL और CDSL. Then it will be interested to note that the world's first depository system, वर्ल्ड की सबसे पहले जो डिपॉजिटरी सिस्टम थी वो सेटअप हुई थी 1947 जर्मनी में। Then the depository system resembles द बैंकिंग सिस्टम इन मेनी एस्पेक्ट्स। अब जो अपना बैंकिंग सिस्टम है, ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, उसी तरह अपना रहता है ई सिक्योरिटी, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी। अब बैंक में क्या होता है, अपने पैसे सेफली डिपॉजिट रहते हैं, वैसे ही डिपॉजिटरी सिस्टम में क्या रहता है, अपनी सिक्योरिटीज सेफली डिपॉजिट रहते हैं। बैंकिंग सिस्टम में क्या रहता है, जो भी फंड्स गिन रहते हैं, जो अपना अकाउंट्स रहता है उसको एक यूनिक अकाउंट नंबर दिया जाता है। वैसे ही डिपॉजिटरी सिस्टम में क्या रहता है कि अपने को यूनिक एक आईडी दी जाती है इन केस ऑफ सिक्योरिटीज। देन बैंक में क्या होता है, वहाँ पे नो फिजिकल हैंडलिंग ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड। जब भी अपन जाएंगे, एटीएम कार्ड अपन हेल्ड कर लिए, दैट विल एक्ट एज एन मनी, मीन्स अपने को पैसे लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। वैसे ही डिपॉजिटरी सिस्टम में भी वैसे रहता है, यहाँ पे नो फिजिकल हैंडलिंग ऑफ सिक्योरिटीज इज रिक्वायर्ड। मीन्स फिजिकली अपने को कोई भी डॉक्यूमेंट्स हेल्ड करने की या संभाल के रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। सारे अपना डिपॉजिटरी सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहता है इन केस ऑफ अलॉटमेंट और इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। फिर इन केस ऑफ बैंकिंग सिस्टम में क्या रहता है कि ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन अकाउंट्स इज डन। मीन्स जब भी आपको किसी को फंड्स ट्रांसफर करना है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू अपन ट्रांसफर कर सकते हैं, अकाउंट टू अकाउंट या फिर दूसरे बैंक में कहीं पे भी। वैसे ही डिपॉजिटरी सिस्टम में भी होता है कि अभी जब भी सिक्योरिटीज आपको ट्रांसफर करना है, देन इट कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन टू अकाउंट्स इन केस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। तो ये उसके बेनिफिट्स रहते हैं। देन इन द डिपॉजिटरी सिस्टम, द डिपॉजिटरी इज द कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जो डिपॉजिटरी रहते हैं जस्ट लाइक बैंक, वो डिपॉजिटरी रहते हैं। जैसे बैंक, जैसे बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, तो वैसे ही डिपॉजिटरीज रहते हैं जिसके थ्रू अपन डीमैट अकाउंट क्रिएट करते हैं इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। और एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं उसको बोलते हैं अपन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, विच इज द लिंक बिटवीन द डिपॉजिटरी एंड द इन्वेस्टर। सो this was all about depository system. Then importance of depository system. अब depository system इसकी importance क्या है? Generally it aims at eliminating huge volume of paperwork involved in paper or script based system. Means यहाँ पे सारी की सारा paperwork अपना eliminate हो जाता है, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही स्टोर हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो it eliminates the huge paperwork. Then it offers scope of paperless trading by using the state of art technology. अब यहाँ पे क्या रहता है कि जब भी आपको शेयर्स ट्रांसफर करना है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू विद इन ए वेरी लेस टाइम पीरियड वी कैन ट्रांसफर द शेयर्स।
सो हियर देयर इज ए पेपरलेस ट्रेडिंग, मीन्स डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है. देन इट लीड्स टू एलिमिनेशन ऑफ स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ सर्टिफिकेट्स. तो ऑटोमेटिकली डिपॉजिटरी सिस्टम में क्या होता है, सारी सारी अपनी जितने भी सर्टिफिकेट्स गिन रहती है या फिर अदर जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं सिक्योरिटीज से रिलेटेड, सारे के सारे ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सब अपने स्टोर हो जाते हैं. देन इट रिड्यूसेस द कॉस्ट एंड द एफर्ट्स इन्वॉल्व इन स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ फिजिकल सिक्योरिटीज. जो फिजिकल सिक्योरिटीज में जो भी अपने रिस्क इन्वॉल्व रहते हैं वो सारे डिपॉजिटरी सिस्टम में मिनिमाइज हो जाते हैं और यहाँ पे कॉस्टिंग भी बहुत कम आती है अपने को. तो ये था अपना इम्पोर्टेंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम. नाउ द बेनिफिट्स एंड द एडवांटेजेस ऑफ द डिपॉजिटरी सिस्टम. इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, वो देखेंगे अपन. अब इसमें दो पार्ट में डिवाइडेड है. पहला है टू इन्वेस्टर्स और टू कंपनीज. जो इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए क्या बेनिफिट है. पहला है एलिमिनेशन ऑफ रिस्क. डिपॉजिटरी सिस्टम में अगर आपने अपने सिक्योरिटीज हेल्ड किए तो यहाँ पे क्या होता है, जो फिजिकल सर्टिफिकेट्स रहते हैं उसकी वजह से जो अपने को डिले हुए रहते हैं, या कभी फिजिकल सर्टिफिकेट अपने लॉस्ट हो गए, या कभी चोरी हो गए, या फिर बैड डिलीवरीज कभी फट गए, या फिर पुराने कुछ दाग वाग लग गया, तो ये सारे जो अपने रिस्क थे वो सारे एलिमिनेट हो जाते हैं इन केस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम में. सेकंड, सेफ्टी. अब यहाँ पे क्या रहता है, इट इज़ द मोस्ट सेफेस्ट एंड द सिक्योर वे ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज़. क्योंकि सेफ्टी रहती है यहाँ पे, पूरी की पूरी सेफ्टी रहती है ना, और पूरा सिक्योर रहता है. क्यों सिक्योर रहता है, बिकॉज दिस सिस्टम फंक्शंस अंडर द डिपॉजिटरी एक्ट एंड इज मॉनिटर्ड बाय सेबी. सेबी जो रहता है वो प्रोटेक्ट करता है डिपॉजिटरी सिस्टम को. और यहाँ पे क्या होता है कि इन्वेस्टर्स जो रहते हैं वो अपने अकाउंट फ्रीज या लॉक मोड में रख सकते हैं to avoid or prevent the unexpected debit or credit. And here the instruction has to be given to the DP, depository participant. उसको अपना इन्वेस्टर जो रहेंगे उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि उनके सिक्योरिटीज फ्रीज या लॉक मोड में रख दो, ताकि अपने जो भी लॉसेस गिन रहेंगे वो अकॉर्डिंग टू द मार्केट इट विल बी मिनिमाइज्ड. देन इजी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स है. यहाँ पे जो भी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स रहता है वो इजीली हो सकता है इन केस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम में. अगेन द क्यों क्यों इजीली हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स गिन फिलअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही कोई ट्रांसफ़र फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत है. ये सारे यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं. प्लस आपको कोई भी स्टैम्प ड्यूटी भी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आपकी सिक्योरिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है. तो डिपॉजिटरी सिस्टम में अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो आपको स्टैम्प ड्यूटी भी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. लेकिन फिजिकल फॉर्म में रहे तो स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है. और यहाँ पे जो प्रोसेसिंग टाइम रहेगा आपका ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज़ का, वो भी आपका रिड्यूस्ड हो जाता है. और कैश भी ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाती है इन केस ऑफ सेल ऑफ सिक्योरिटीज़. तो ये ईजी रहता है. देन अपडेट एंड द इंटीमेशन. तो जब भी कुछ अपडेशन आता है तो डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को उसका पूरा के पूरा स्टेटस अपडेशन मिल जाता है बाय द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या तो फिर डिपॉजिटरी के तरफ से. जैसे बैंक में अगर आपने कोई पैसे विड्रॉल किए या किसी ने आपके अकाउंट में कोई पैसे डिपॉजिट कर दिए या कभी बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, तो आपको क्या होता है, तुरंत एसएमएस आ जाता है, मैसेज आ जाता है. वैसे ही यहाँ पे डिपॉजिटरी सिस्टम में भी वैसे ही होता है. अगर कुछ भी अपडेशन कंपनी की तरफ से आता है, कोई इंटीमेशन आता है, तो आपको तुरंत मैसेज आ जाता है. उसके बाद में सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन. अब ये डिपॉजिटरी सिस्टम के थ्रू आपने जो सिक्योरिटीज मेंटेन करके रखी है उसके अगेंस्ट में आप लोन भी ले सकते हो. तो दिस इज सो बाय प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी ऑफ योर सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी सिस्टम्स एज एन लोन, मीन्स इसके अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हो बैंक से. देन नो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉट्स. यहाँ पे ऑड या इवन लॉट्स का कोई सिस्टम ही नहीं रहता. ये सारी चीज़ें एबॉलिश हो जाती हैं. यहाँ पे सीधा सीधा रहता है कि लॉट इज़ वन शेयर फॉर डिमटेरियलाइज सिक्योरिटीज़. मीन्स फिजिकल फॉर्म में क्या होता है कि आपको सीधा सीधा अगर आपने 1000 शेयर्स परचेज किए कोई पर्टिकुलर कंपनी के, तो आपको एक ही शेयर सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें आपको 1 से लेकर 1000 तक के नंबर, शेयर नंबर दिए रहते हैं. लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिपॉजिटरी सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं रहता है. यहाँ पे कोई आपको शेयर सर्टिफिकेट उस तरीके की कुछ भी नहीं दी जाती. यहाँ पे पूरा स्टॉक ही रहता है. मीन्स इसमें से आप कितने भी शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हो, सेल आउट कर सकते हो. तो ये यहाँ पे पूरा की पूरा मिनिमाइज हो जाता है. यहाँ पे कोई स्टॉक रहता ही नहीं है. यहाँ पे 1 लॉट यानी 1 शेयर रहता है सीधा सीधा. उसके बाद में नॉमिनेशन फैसिलिटी. इन केस ऑफ अगर जो भी डिपॉजिटर रहते हैं, सॉरी इन्वेस्टर्स जो रहते हैं, उनको अगर कुछ हो गया तो उस समय वो आराम से अपना नॉमिनेशन फैसिलिटी फिलअप कर सकते हैं एट एनी टाइम.
इन केस ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ द इन्वेस्टर्स। उसके बाद में ऑटोमेटिक क्रेडिट। अब अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा, जब भी कंपनी डिविडेंड पे करेगी तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे। इशू अगर बोनस शेयर्स इशू करेगी तो वो भी ऑटोमेटिकली आपके डीमैट अकाउंट डिपॉजिटरी सिस्टम में आपके डिपॉजिट हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। फिर बाद में इनकेस ऑफ ऑफरिंग ऑफ राइट शेयर्स, अगर आप राइट शेयर्स परचेस करते हो तो वो भी आपके डिपॉजिटरी सिस्टम में ऑटोमेटिकली डिपॉजिट हो जाते हैं। फिर उसके बाद में रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स रहता है, मर्जर रहता है, एक्वाजिशन रहता है, तो जो भी रहता है तो सारी चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको कंपनी की तरफ से मिल जाती है। और जो भी आपका क्रेडिट डेबिट रहता है आपके सिक्योरिटीज से रिलेटेड, जैसे डिविडेंड हो गया, बोनस शेयर्स हो गया, राइट इशू हो गया, तो ये डायरेक्टली इसकी आपके अकाउंट में ये ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये थे बेनिफिट्स टू द इन्वेस्टर्स। अब अपन देखेंगे कि बेनिफिट्स टू कंपनी, कंपनी के लिए क्या बेनिफिट है। पहला है अप टू डेट इंफॉर्मेशन। पहला है द अप टू डेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टर्स इज प्रोवाइडेड बाय द डिपॉजिटरी। जो डिपॉजिटरीज रहते हैं वो कंपनी को जो भी इन्वेस्टर्स रहते हैं उनकी सारी की सारी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते हैं। देन रिडक्शन इन कॉस्ट एंड एफर्ट्स टाइम इन्वॉल्व इन प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट इन केस ऑफ न्यू इशू, बोनस शेयर्स ट्रांसफर इज सेव्ड बाय द कंपनी। तो यहाँ पे क्या होता है, कंपनी को कोई शेयर सर्टिफिकेट प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही कोई न्यू इशू के समय कोई सर्टिफिकेट फिर से कोई सर्टिफिकेट शेयर होल्डर्स को पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद में जो भी बोनस शेयर्स रहता है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं वो सारे कंपनी की तरफ से ये सारी चीज़ें प्रिंटिंग सेव हो जाती है, क्योंकि ये सब इन केस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम डायरेक्टली डिपॉजिटरी अकाउंट में जमा हो जाते हैं। पेपरलेस वर्क मिनिमाइज हो जाता है। उसके बाद में बेटर इन्वेस्टर कंपनी रिलेशनशिप्स, द कंप्लेंट्स अराइजिंग आउट ऑफ लॉस ऑफ सर्टिफिकेट। जैसे फिजिकल फॉर्म में क्या होता है, सर्टिफिकेट लॉस हो जाती है, फिर सिग्नेचर में डिफरेंस आता था, फिर जनरली इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम पीरियड। तो ये सारी चीज़ें मिनिमाइज हो जाती है इन केस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम में। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, तो ऑब्वियसली डिपॉजिटरी सिस्टम की वजह से क्या होता है, अब्रॉड के जो इन्वेस्टर्स रहते हैं वो उनको भी अट्रैक्ट करते हैं, ताकि जो फॉरेनर्स रहते हैं, एनआरआई रहते हैं, वो भी अपने इंडियन कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिपॉजिटरी सिस्टम।